Hello everyone, I am here with the third lecture of the chapter, The Interview, from your book Flamingo. Students, in the previous lecture we discussed about interview, what is interview, what could be the function of interview, why some people despise interview, and we also saw some of the views of three different writers who despise interview, why they do not like interview, why they don't like to be interviewed. All right, we saw their views about interview, वो लोग interview के बारे में क्या सोचते हैं, we saw that. We also discussed about Rudyard Kipling and about something that his wife wrote in her diary. Rudyard Kipling की wife Caroline ने अपनी डायरी में she wrote something about their incident with the two reporters. Something happened with them during an interview which she did not like, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, and why her husband did not like interview, उनके husband को interview क्यों नहीं पसंद था. He said something about an interview. वो इंटरव्यू के बारे में कुछ शब्द कहते हैं कि उनको वो इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं. Rudyard Kipling used to say about interview that interview is immoral. एक अनैतिक चीज़ है. इंटरव्यू देना एक या इंटरव्यू लेना एक अनैतिक चीज़ है. उनके हिसाब से वो क्या है, इमोरल है. Why did he say so? We will see further in the story. Because it is immoral, it is a crime, just as much of a crime as an offense against my person, as an assault, and just as much merits punishment. वो कहते हैं, रूडियार्ड किपलिंग कहते हैं, जब उनकी मुलाकात दो रिपोर्टर से हुई थी. कब? बॉस्टन में वो अपनी वाइफ के साथ कहीं पे ट्रैवल कर रहे थे और कुछ ऐसा होता है जो कि दो रिपोर्टर या तो उनको असॉल्ट करते हैं. असॉल्ट कहने का मतलब उन पर हमला करते हैं. ASSAULT. ठीक है. असॉल्ट का मतलब होता है हमला करना, किसी को फिजिकली हर्ट करना, तो उसको असॉल्ट कहते हैं. मैंने आपको बताया था कि कभी कभी कुछ जो रिपोर्टर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं कि जस्ट फॉर अ स्टेटमेंट, जस्ट फॉर देयर TRP वो सेलिब्रिटीज़ को हर्ट करते हैं. फिज़िकली भी कभी कभी वो हर्ट कर देते हैं. वो गाड़ी से निकल रहे हैं, अगर से कोई सेलिब्रिटी और 100 रिपोर्टर्स हैं, 50 रिपोर्टर हैं, तो सब एक साथ उसको पूरा घेर लेते हैं डिस्पाइट थिंकिंग कि वो उस पर क्या गुजर रही है, वो अभी किस मेंटल स्टेट में है, वो अभी सैड है, वो खुश है, वो उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है. वो लोग कुछ भी ये नहीं सोचते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, और वो उन पे टूट पड़ते हैं और अपने क्वेश्चंस करने लगते हैं. तो इसी तरीके का कोई इंसिडेंट रूडियार्ड किपलिंग के साथ हुआ था बोस्टन में, और उनकी वाइफ कैरोलाइन भी उनके साथ थी, जिसकी वजह से वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि तुम जानना चाहते हो ना कि मैं इंटरव्यू क्यों नहीं देना चाहता हूँ, मैं क्यों रिफ्यूज़ करता हूँ इंटरव्यू देना. रिफ्यूज़ का मतलब मना करना. तो वो कहते हैं बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि वो अनैतिक है. क्यों अनैतिक है? वो कहते हैं कि ये एक क्राइम है. वो इंटरव्यू को बोलते हैं कि इंटरव्यू एक क्राइम है. ठीक है. वो उसको इस तरीके से देखने लगे हैं, इस नज़रिए से देखने लगे हैं कि इंटरव्यू क्राइम है. ये एक ऐसा क्राइम है कि एक इंसान अगर जो सच में क्राइम करता है तो क्या होता है कि उसको पनिशमेंट मिलती है ना. सपोज़ किसी ने चोरी की, किसी ने कोई मर्डर किया, तो ये जैसे लॉ के अगेंस्ट होता है ना, किसी की मर्ज़ी के खिलाफ होता है कोई भी क्राइम, और उसके लिए कोई ना कोई पनिशमेंट भी बनाया गया है. तो वो इंटरव्यू को क्या कर रहे हैं, उन्हीं किसी एक क्राइम से कंपेयर कर रहे हैं और कहते हैं कि इंटरव्यू लेना भी एक क्राइम है जिसके लिए पनिशमेंट भी होना चाहिए. ये उतना ही बड़ा क्राइम है जितना कि ये सब बाकी सारे क्राइम्स होते हैं. इट इज़ अ क्राइम जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन. ये एक अपराध है ना, और मेरे खिलाफ, हम जैसे लोगों के खिलाफ ये एक अपराध है. एज एन असॉल्ट, ये एक हमला है हम लोगों पर. एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, और उतना ही बराबरी का पनिशमेंट इस क्राइम के लिए भी मिलना चाहिए जितना कि बाकी किसी क्राइम के लिए मिलता है. ठीक है. तो सोचो वो उनको कितनी घृणा है, वो कितना नीच समझते हैं इंटरव्यू लेना, क्योंकि वो लोग फेड अप हो चुके हैं, वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए इंटरव्यू और रिपोर्टर्स से.
ठीक है, क्योंकि वो लोग नहीं समझते हैं, रिपोर्टर्स जो होते हैं, मीडिया, वो लोग नहीं समझते हैं कि वो लोग अपने कमाई के लिए, अपने लिविंग के लिए, अपने टीआरपी के लिए, अपने रेटिंग्स के लिए जो इंसान है उसके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सेलिब्रिटीज़ अपने बच्चों को लेकर के घूमने फिरने निकले हैं, वहीं पे रिपोर्टर्स आ जाते हैं, उनके पीछे पीछे घूमने लग जाते हैं। तो हर टाइम पे इंसान प्रिटेंड करता हुआ अच्छा नहीं लगता है। थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें अनुष्का शर्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा कहीं पे घूमने निकले थे और वो लोग पूरे ऐसे ब्लैक हेलमेट लगा करके निकले थे ताकि उनको कोई पहचान न सके, क्योंकि सबका अपना पर्सनल टाइम होता है, सबको प्रिवेसी चाहिए होती है, कोई हर टाइम कैमरा और दूसरे लोगों से घिरा हुआ नहीं रहना चाहता है ना। तो वो लोग भी सेलिब्रिटी हैं तो उनकी भी तो पर्सनल लाइफ है, उनकी भी ख्वाहिशें हैं। तो वहाँ पे भी क्या होता है, रिपोर्टर्स उनको घेर लेते हैं, तो अनुष्का शर्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर उनकी छोटी सी बेबी होती है तो उसकी पिक्चर्स वो लोग निकालने लगते हैं जो कि वो उनके अगेंस्ट है। वो अभी रेडी नहीं है अपने बच्चे की पिक्चर देने के लिए, लेकिन स्टिल मीडिया ज़बरदस्ती उनकी पिक्चर लेने लगती है। तो दीज आर द थिंग्स विच सेलिब्रिटीज़ हेट, दे डू नॉट लाइक इट। वो लोग इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, दे आर अगेंस्ट इट, क्योंकि ये उनके विल के खिलाफ है। ये लोग, जब आप किसी चीज़ के लिए अग्री नहीं हो और वो चीज़ ज़बरदस्ती की जा रही है तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ असॉल्ट और दैट इज़ अ काइंड ऑफ हरासमेंट, ठीक है, वो आपको हरास किया जा रहा है। तो यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ उसी नज़रिए से इंटरव्यू को देखते हैं। इट इज़ कावर्डली एंड वाइल, और रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि ये कावर्डली है, ये कायरों का काम है। तुम लोग जैसे हो ना, तुम लोग कायरों की तरह हम लोग पे टूट पड़ते हो। ये तुम लोग जिस तरीके की हरकतें करते हो ये कायर करते हैं। एंड वाइल, वाइल का मतलब नीच लोग ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं वाइल, तुम लोग वाइल हो, यानी कि तुम लोग नीच हो। नो रेस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट। कोई भी आदरणीय आदमी, कोई भी रेस्पेक्टेबल आदमी ना ही इस तरीके की हरकत करेगा और ना ही ऐसे सिचुएशन में खड़े होकर के इंटरव्यू देना चाहेगा, ठीक है। नो रेस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, कोई भी नहीं बोलेगा कि मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार करो तुम, कोई भी आदरणीय आदमी, कोई भी रेस्पेक्ट वाला आदमी, और ना ही इंटरव्यू देगा। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. H.G. Wells, in an interview in 1894, referred to the interviewing ordeal. Now, देखो, ये तो हुई रुडयार्ड किपलिंग इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने ये बात बता दी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं इंटरव्यू से। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि एक आप अभी सेलिब्रिटी हो, ठीक है, और अभी आप बहुत अपने एकदम स्टारडम के पीक पे हो, मतलब अपनी ऊंचाइयों पे हो एकदम, अभी आप बहुत बढ़ रहे हो, फ्लरिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप प्रचलित हो, अभी ट्रेंड में हो, ठीक है। तो अभी आप अपने करियर के हाइट्स पे हो, तो अभी सब मीडिया और सबका अटेंशन आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन कई सालों के बाद क्या होता है, कोई दूसरा आ जाता है और कुछ सालों के बाद या कुछ समय के बाद कोई दूसरा आ जाएगा और उसी अटेंशन का हकदार हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेलिब्रिटी या एक एक्टर एक्ट्रेस बहुत दिन तक इंडस्ट्री में नहीं चलते हैं, जैसे ही कोई नया आता है तो उनकी पॉपुलैरिटी कम होती जाती है, ठीक है। तो जब पॉपुलैरिटी कम होती जाती है, कोई दूसरा आता है, तो आप उस पोजीशन में खड़े हो जाते हो कि आपको उसका नए वाले का इंटरव्यू लेना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिन लोग पहले मूवी बनाते थे, जो लोग अब बहुत ज़्यादा फेमस नहीं रहे या उनकी मूवीज़ अब नहीं चल रही है उम्र की वजह से या किसी और ये की वजह से, तो वो लोग अब क्या करते हैं, टॉक शो चलाते हैं, ठीक है। तो टॉक शो में क्या होता है, लोग एक दूसरे को दूसरे सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं। बहुत सारे ऐसे शोज़ चलते हैं, ठीक है। यहाँ भी राइटर्स के साथ वही हुआ, ठीक है, कि जब राइटर्स पीक पे थे, फेमस थे, तो सारे जो मीडिया और जो लोग भी थे तो उनके इंटरव्यू के लिए पागल रहते थे, प्लीज़ एक स्टेटमेंट दे दीजिए, एक इंटरव्यू दे दीजिए। अब जब रुडयार्ड किपलिंग का टाइम ख़त्म हो गया था तो एक समय ऐसा आया कि रुडयार्ड किपलिंग को बोला गया आप इंटरव्यू लीजिए। और किसका इंटरव्यू लेना था उनको? मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लेना था।
रूडियर्ड किपलिंग ने इंटरव्यू लिया मार्क ट्वेन का। ये भी एक अमेरिकन राइटर थे, ठीक है। और तो जब इन्होंने रूडियर्ड किपलिंग ने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया तो उस समय क्या हुआ कि रूडियर्ड किपलिंग को वो बातें याद रखनी चाहिए थी, जो जो चीज़ें वो क्या करते थे, इंटरव्यू के बारे में हेट करते थे, या जब उन पे वो चीज़ें बीतती थी, जब उनका इंटरव्यू लिया जाता था तो उनको जैसा लगता था, तो उनको ये सारी बातें याद रखनी चाहिए थी। नहीं, वो ये बात नहीं याद रखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड। रूडियर्ड किपलिंग की जब बारी आई मार्क ट्वेन के इंटरव्यू लेने की, तो उन्होंने उन सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया, परपेट्रेट किया। परपेट्रेट किया किसको? उन सारी चीज़ों को जिससे वो खुद घृणा करते थे, इंटरव्यू से वो खुद, उनको नफरत थी। और जब रूडियर्ड किपलिंग की खुद इंटरव्यू लेने की बारी आई तो रूडियर्ड किपलिंग ने उन चीज़ों को क्या किया? बढ़ावा दिया। हिमसेल्फ परपेट्रेटेड सच एन असॉल्ट। उन्होंने मार्क ट्वेन को असॉल्ट किया इंटरव्यू लेने के लिए, और ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ साल पहले, ठीक है। H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal. H.G. Wells दूसरे राइटर, अभी तक हम लोगों ने कितने राइटर्स देख लिए? V.S. नाइपॉल को देख लिया, ल्यूइस कैरल को देख लिया, रूडियर्ड किपलिंग को देख लिया, मार्क ट्वेन को देख लिया। अब H.G. वेल्स भी इंग्लिश के बहुत ही फेमस राइटर रह चुके हैं, इंग्लिश नॉवेलिस्ट रह चुके हैं, जर्नलिस्ट रह चुके हैं, सोशलिस्ट रह चुके हैं। और इनकी जो बहुत फेमस स्टोरी है, आपने पढ़ी होगी, एक नॉवेल है जिसका नाम है इनविजिबल मैन। आई गेस 10th में शायद ये नॉवेल को प्रेस्क्राइब किया गया था पढ़ने के लिए, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली, लेकिन बहुत अच्छी बुक है। इसके कुछ इनविजिबल मैन के कुछ एक्सर्ट्स भी किसी बुक में गिवन होते हैं, ठीक है। तो द इनविजिबल मैन एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, ये दो बहुत फेमस कहानियाँ, नॉवेल्स, उपन्यास इन्होंने लिखे थे। ऑलराइट, और द टाइम मशीन, ये भी बहुत फेमस था इनका। खैर, H.G. वेल्स इन एन इंटरव्यू इन 1894, H.G. वेल्स जब एक इंटरव्यू दे रहे थे 1894 में, तो वो बोलते हैं कि इंटरव्यू क्या है? एक अग्नि परीक्षा है, एक ओर्डियल है। क्या है? ओर्डियल, एक अग्नि परीक्षा है जो सब कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। ये एक अग्नि परीक्षा है। But was a fairly frequent interviewee and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. Or the interviewing but was fairly frequent interviewee. और H.G. वेल्स की भी बारी आ गई कि H.G. वेल्स ने इंटरव्यू को क्या बोला कि एक अग्नि परीक्षा, जब वो खुद इंटरव्यू दे रहे थे तो। और फिर एक समय ऐसा है कि उसी अग्नि परीक्षा से H.G. वेल्स को भी गुजरना पड़ा और वो इंटरव्यूई बने। इंटरव्यू मतलब अब वो किसी और का इंटरव्यू ले रहे हैं, और वो जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं वो कौन है? जोसेफ स्टालिन। ठीक है, तो देखो एक के बाद एक राइटर्स जिनका इंटरव्यू खुद पहले वो दे चुके हैं, फिर वो किसी और का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये जो साइकिल है वो चलता जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ कहने का ये मतलब है कि इंटरव्यू लेने और इंटरव्यू देने से कोई बचा हुआ नहीं है। चैप्टर के बिगिनिंग में ही आपको बताया गया कि दुनिया में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं उन्होंने, एक समय ऐसा आया है जब उन्होंने इंटरव्यू लिया है और उनका इंटरव्यू किया गया है, और एक समय ऐसा भी है कि उन्होंने कई बार इंटरव्यू किसी का भी लिया भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रूडियर्ड किपलिंग का इंटरव्यू मार्क ट्वेन ने लिया, उसके बाद H.G. वेल्स जो कि खुद उस अग्नि परीक्षा से गुजर चुके थे, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उनको इंटरव्यू ही बना दिया गया, मतलब अब उनको बोला गया कि तुम जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लो, तो वो जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लेते हैं। अब जोसेफ स्टालिन कौन है? अ ग्रेट रशियन रेवोल्यूशनरी एंड एक्टिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर। ये कौन थे? एक रेवोल्यूशनरी थे, यानी कि रशियन रेवोल्यूशन के बहुत मुख्य हिस्सा थे वो,
और एक एक्टिविस्ट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे. ऑलराइट, नाउ Saul Bellow, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interview as being like thumbprints on his windpipe. एक और इंसान का नाम आया है चैप्टर में जिनका नाम है सॉल बेलो. सॉल बेलो, ठीक है. सॉल बेलो कौन थे? ये एक प्ले राइट थे, नाटक लिखते थे ये, और इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था लोगों को अपनी राइटिंग्स के थ्रू, ठीक है. और ये बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट भी थे, प्ले राइट, उपन्यास भी लिखते थे और नाटक भी लिखते थे, ठीक है. और इनके जो अमंग हिज मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स आर ऑगी, मार्च एंड मॉसेस. ये सब जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल इनके जो बहुत सारे जो कैरेक्टर्स, पात्र इन्होंने लिखे थे उसमें ऑगी, मार्च और मॉसेस बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं. और इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ भी पब्लिश की थी एंड इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर के लिए 1976 में. किसकी बात हो रही है? सॉल बेलो की बात हो रही है, ठीक है. तो जब इनका इंटरव्यू लिया जा रहा था तो ही हैड कंसेंटेड. कंसेंटेड का मतलब होता है राज़ी हो जाना. पहले तो ये इंटरव्यू देने के लिए राज़ी नहीं थे, तो इन्होंने जब इंटरव्यू देने के लिए राज़ी हो गए, सॉल बेलो हु हैड कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, जब ये इंटरव्यू देने के लिए राज़ी हो गए ऑन सेवरल ओकेजन्स. कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत सारे ओकेजन पे लोग नहीं इंटरव्यू देना चाहते थे ऐसे लोग, लेकिन फिर भी जब ये लोग राज़ी हो जाते थे तो एक ऐसा इंटरव्यू था जिसमें इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी. और वो बात क्या थी? उन्होंने ये बात बोली कि जब मैं इंटरव्यू देता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी का जो थंबप्रिंट है वो मेरे विंड पाइप पे है. मतलब मेरा कोई गला दबा रहा है, मुझे कोई चोक कर रहा है, मतलब वो उनको सफोकेशन होता था, उनका दम घुटता था, ठीक है. ऐसा लगता था कि कोई गन पॉइंट पे या फिर कोई ज़बरदस्ती उनसे बातें निकलवा रहा है या उनको बोलने के लिए मजबूर कर रहा है, उन्हें बोलने का मन बिल्कुल भी नहीं है. तो ऐसा लगता था लोगों को. तो आप सोच सकते हो कि लोग कितने प्रेशर में आकर के इंटरव्यू करते थे, स्पेशली राइटर्स एंड सेलिब्रिटीज़. तो इनके व्यूज़ जो है वो इंटरव्यू पे कैसे कैसे हैं, है ना. तो एक इंसान जब इतना बोल सकता है कि मैं जल्दी राज़ी नहीं होता इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अगर किसी इंटरव्यू को देने के लिए तैयार हो जाता हूँ, तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता है, जब लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी का थंबप्रिंट मेरे विंड पाइप पे है. सांस की जो नली होती है उस पर किसी ने मेरा अपना अंगूठा रख दिया है, ठीक है. Yet, despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication. खैर, जो भी कुछ है, इतने लोग इंटरव्यू को नापसंद करते हैं, जो भी चीज़ें उसके बारे में जितना भी लोग बात कर रहे हैं या जितने भी राइटर्स अपना व्यू दे रहे हैं, किसी को भी कुछ भी लग रहा है, तो उसके पीछे अपना जो कारण रहा होगा. लेकिन डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक का मतलब होता है बुराइयाँ. लाखों बुराइयाँ होंगी इंटरव्यू में. ये इंटरव्यू जो प्रोसेस है उसमें लाखों बुराइयाँ होंगी, लेकिन इंटरव्यू अभी भी सबसे ज़्यादा सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है. सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. supremely serviceable medium of सुप्रीमली का मतलब सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट, यू कैन से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सबसे अच्छा. सर्विसेबल, फ़ायदेमंद. सर्विसेबल का मतलब है यहाँ पे फ़ायदेमंद. मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ज़रिया संचार का. अगर सबसे कोई सर्वोच्च फ़ायदेमंद, सबसे ज़्यादा फ़ायदा वाला अगर कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन है या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है तो वो इंटरव्यू है.
क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, अगर हम लोग बात सिर्फ दो, अगर एक इंसान है, ठीक है, उसको बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं, जैसे एक सेलिब्रिटी शाहरुख खान, ठीक है, तो शाहरुख खान अगर कहीं पे बैठा हुआ है तो उसके सामने लाखों लोग हैं, तो लाखों लोगों के मन में लाखों सवाल होंगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि शाहरुख खान एक एक इंसान का के क्वेश्चन का आंसर दे सके? ये पॉसिबल नहीं है। चाहे वो भी कितना भी उन लोगों को मानता होगा, वो भी अपने फैंस को बहुत प्यार करता होगा शाहरुख खान, और उसके फैंस भी उसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जो भी उसके फैंस शाहरुख खान के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कौन सा ब्रांड पहनता है, उसका घर कितने का है, उसका घर उसने एक्टिंग कहाँ सीखी, उसके घर का नाम क्या है, वगैरह वगैरह, और बहुत सारे फैंस के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो लेकिन ये क्या ये पॉसिबल है कि वो सबको आंसर कर सके? नहीं है। लेकिन अगर शाहरुख खान किसी इंटरव्यूई के सामने अपने इंटरव्यू के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दे दे, अगर सपोज शाहरुख खान एक इंटरव्यू दे जिसमें इंटरव्यूई जो है जो क्वेश्चन पूछ रहा है और शाहरुख खान इंटरव्यूअर हुए, तो शाहरुख खान इंटरव्यूई हुए और जो इंटरव्यूअर है, इंटरव्यूअर के जो भी क्वेश्चंस है वो शाहरुख खान वो सारे जवाब दे एज एन इंटरव्यूई। जो इंटरव्यू देता है वो इंटरव्यूई होता है और जो इंटरव्यू लेता है वो इंटरव्यूअर होता है। तो एक इंटरव्यू में शाहरुख खान अगर उस इंटरव्यूअर के सारे सवालों का जवाब दे दें तो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो फैंस के मन वाले क्वेश्चन होंगे, जो फैंस के क्वेश्चंस होंगे वही इंटरव्यूअर भी पूछना चाहता होगा, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन होंगे। तो एक इंसान को जवाब देने से और वो इंटरव्यू को सब लोग अगर सुन रहे होंगे तो क्या सब लोगों को वो जवाब मिलेगा? मिल जाएगा, है ना। ज़्यादातर लोगों के सवाल का तो आंसर वो कर पाएगा और सुन पाएंगे उसको सारे लोग, है ना। तो ये क्या होगा, एक सर्विसेबल फायदेमंद मीडियम हुआ, है ना, कम्युनिकेशन का, कि बात मैं एक से कर रहा हूँ लेकिन उससे लाखों जनता को क्या, या लाखों पब्लिक या लाखों फैंस को मेरे क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, सबसे ज़्यादा फायदेमंद मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, संचार का एक ज़रिया हुआ, ठीक है। इसीलिए ऐसे बहुत सारे जगह होते हैं जहाँ पे इंटरव्यू के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे जो राइटर्स ने हम लोग को जो चैप्टर में दिखाया अभी तक, वो सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स दिखाया इंटरव्यू का, कि वो लोग इंटरव्यू को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वो लोग इंटरव्यू को क्राइम मानते थे, वो असॉल्ट मानते थे। कोई बोल रहा है कि ऐसा लगता था कि मुझे मेरा दम घुट रहा है, कोई कि मेरे विंड पाइप को दबा दिया है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, वगैरह वगैरह। तो लोग इतने नफ़रत से इंटरव्यू को देख रहे थे। अभी तक हमने जिन लोगों के व्यूज़ को देखा, ठीक है, जिनका नज़रिया देखा इंटरव्यू को लेकर, लेकिन क्या सिर्फ इंटरव्यू में बुराइयां हैं? नहीं, इंटरव्यू एक बहुत ही आसान मीडियम है अपनी बातों को या एक इंसान को की बात को लाखों लोगों तक पहुंचाने का, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो फेमस राइटर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, या बहुत सारे ऐसे इंस्पायरिंग लोग होते हैं, कोई तो ऐसा होता होगा रोल मॉडल आपका, साइंटिस्ट या कोई भी, या राइटर या एक्टर। तो ये लोग जो फेमस सेलिब्रिटीज़ होते हैं, तो इनके पास नहीं होता है समय कि ये अपनी बात जो है वो लोगों तक रख पाएँ, ठीक है, या सबके साथ एक एक करके बात कर पाएँ। तो ये इंटरव्यू को चूज़ करते हैं अपने बारे में बताने के लिए, ठीक है, ताकि लोग इनके बारे में जानें, इनके स्ट्रगल को जानें और इंस्पायर हों, ठीक है, कि इन्होंने इतने एग्ज़ाम्स दिए, इन्होंने ऐसे पढ़ाई की, इन्होंने इतने घंटे पढ़ाई की, इतने सब्जेक्ट पे पढ़ाई की, तब जा कर के इन्होंने ये सक्सेस और इस मकाम पर पहुँचे और ये चीज़ अचीव किया। बहुत सारे हम लोग ऐसे जो मैगज़ीन्स होते हैं जिसमें आईएएस के इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें क्या होता है, जो जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया होता है उनके इंटरव्यूज़ आते हैं। तो क्या वो इंटरव्यू ख़राब है, वो असॉल्ट है, वो क्राइम है? नहीं, वो सिर्फ उस एक इंटरव्यू को पढ़ के और उस इंटरव्यू को देख करके उनके जैसे
लाखों बच्चे क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं और अपने लाइफ का गोल बना लेते हैं कि अरे वो तो 10th में फेल हुआ था और वो अपने इंटरव्यू में, सपोज एक IAS ऑफिसर, वो कहते हैं कि वो मैं 10th में ड्रॉप आउट हो गया था, मेरा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, मेरे मैथ्स में ऐसे मार्क्स आते थे, फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं ऐसे ऐसे करके पढ़ाई करूँगा और मैंने इतने घंटे पढ़ाई की, ये सब्जेक्ट ऐसे किया, वो ऐसे किया, जो भी वो बताते हैं वो एक इंटरव्यू के ज़रिए उसको बाकी सारे जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, उन्होंने वो IAS क्रैक कर लिया, UPSC क्रैक कर लिया। अब जब उसको जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो उसके इंटरव्यू को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो दूसरे ड्रॉप आउट के मन में वो सवाल आएगा कि जब ये कर सकता था मैं तो उतना भी बुरा नहीं हूँ, या मेरा मैथ्स तो इससे थोड़ा अच्छा है, तो ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, बस मुझे इसी डेडिकेशन की ज़रूरत है। तो वो उसको रोल मॉडल मानने लगेगा। कल तक जिसको कोई नहीं जान रहा था, उसके सक्सेस स्टोरी को पढ़ के, उसके जस्ट इंटरव्यू को पढ़ के लाखों बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू सिर्फ असॉल्ट या क्राइम नहीं है, इंटरव्यू किसी किसी के लिए इंस्पिरेशन बनता है, किसी को रोल मॉडल बनाने में मदद करता है, किसी को डिप्रेशन से निकालने में मदद करता है। कई लोग अपनी ऐसी ऐसी स्टोरीज़ बताते हैं इंटरव्यू में, तो लोग दूसरे तक जब वो बात पहुंचती है और उनके लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही होती है तो लोग बोलते हैं मेरा प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है उसके सामने, वो तो इतना, वो ऐसे सिचुएशन से निकल के अगर ऐसा बन सकता है तो मेरा तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, मैं भी और कुछ भी बन सकता हूँ। तो इंटरव्यू कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा क्या करता है, एस्पायर करता है, इंस्पायर करता है। ठीक है, तो इंटरव्यू सिर्फ बुरा नहीं है। ऑल राइट, दीज डेज more than at any other time, our most vivid impression of our contemporaries are through interviews। और वो कहते हैं कि इन दिनों हमारा जो इम्प्रेशन है, विविड का मतलब होता है चमकीला, बिल्कुल भड़कीला। ठीक है, लोग एक इंसान को उसके इंटरव्यू से जानते हैं। जैसे मुंबई में कोई बैठा इंसान है, नासा में बैठा कोई इंसान है जिसको हम लोग पर्सनली नहीं मिले, लेकिन उसको हम लोग कैसे जानते हैं, उसका एक इंटरव्यू सुना और उसके बारे में पढ़ा और उसने जो जो भड़कीली बात उसमें बताई वो हमारे दिमाग में बैठ गई और हम लोग के कहीं ना कहीं हम लोग उससे कनेक्ट कर गए। ठीक है, तो उसका जो इम्प्रेशन है वो कैसे बना, उसके इंटरव्यू से हमारे पर एक छाप बन गया, है ना। उसका जो इंटरव्यू मैंने पढ़ा, अगर उसमें ऐसा कुछ होगा इंस्पायरिंग या भड़कीला, तो वो क्या करेगा, मेरे ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़ देगा। तो कंटेम्प्रेरीज का मतलब होता है समकालीन, जो आने वाले लोग होते हैं, उनके आगे वाला जो जनरेशन होता है या उनके जैसे जो लोग होते हैं जो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादातर कैसे उस इंटरव्यू से ही क्या करते हैं, अब उसका इम्प्रेशन वो कहना चाहते हैं कौन, सॉल बेलो, कि इन दिनों जो भी इंटरव्यू हम लोग देते हैं तो हमारा जो भड़कीला इम्प्रेशन होता है वो हमारे कंटेम्प्रेरीज पे, वो हमारे इंटरव्यू की वजह से ही होता है। वो लोग हम लोग को पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग जो भी बातें बोलते हैं उसमें वो हमारे इंटरव्यू ही है जो हम लोगों को उन तक पहुंचाता है और हम लोग का छाप छोड़ देता है उन लोगों पे। तो भैया आप जैसा इंटरव्यू दोगे हमारे ऊपर वैसा इंप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है कि आप अपने इंटरव्यू में क्या बातें बोल रहे हो और किस तरीके से बोल रहे हो, तभी वो जाकर के किसी और तक पहुँचेगा। संदीप माहेश्वरी इतने ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेट कैसे कर देते हैं वो लोगों को, क्योंकि उनकी बातों का एक विविड इम्प्रेशन होता है, एक भड़कीला इम्प्रेशन होता है लोगों पे। वो जो बोल देते हैं वो यहाँ पे क्लिक कर जाता है एकदम, है ना। वो लोग उसको मानने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं सिर्फ सुनते नहीं, उसको बिलीव करने लग जाते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वो सॉल बेलो यही बात बोलते हैं कि जो भी बातें हम लोग इंटरव्यू में बोलते हैं या हमारा जो इम्प्रेशन है वो हमारे कंटेम्प्रेरीज पे हमारी इंटरव्यू की वजह से ही बनता है। ठीक है, तो यही यहाँ तक अभी तक फ़िलहाल हमारा इंटरव्यू को लेकर के जो भी हमारे राइटर्स हैं उन्होंने जो बातें कही है वो यहाँ तक हम लोग रखते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड एन एक्चुअल इंटरव्यू ऑफ समवन। एक एक्चुअल इंटरव्यू है जो कॉन्वर्सेशन में लिखा गया हमारे बुक में, हम लोग पहले उसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि एक इंटरव्यू को कैसे कंडक्ट किया जाता है। All right, so I hope I'll see you in the next lecture. Thank you.